अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपकी स्टडीज़ काफ़ी अच्छी जा रही होंगी। इस पर प्रॉमिस आपसे कहा गया था कि आपको जो है वो प्रिपरेशन पेपर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाए जाएंगे। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 जो है वो तमाम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, आपने इनको देखना है सही। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन रीड करके बताऊँगी एंड देन फिर मैं आपको उसके बाद उसका जो सल्यूशन है ना वो प्रोवाइड करूँगी। लुक एट द न्यूमेरिकल नंबर 1। आपसे कहा गया है फाइंड द पीरियड। आपको क्या मालूम करना है? पीरियड मीन्स टाइम पीरियड, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी, और क्या मालूम करना है? फ्रीक्वेंसी। और आपको क्या दी गई है? आपको दी गई है इसकी लेंथ कितनी दी गई है? 1 मीटर। और आपको उसकी ग्रेविटी प्रोवाइड की गई है। सही है। अच्छा जी, आपको जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। अब उसके बरक्स आपको निकालने के लिए क्या कहा गया है? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो हम डाटा बना लेंगे। अच्छा भाई देखिए, ये है आपका डाटा। लेंथ आपके पास कितनी है? 1 मीटर। ग्रेविटी आपके पास कितनी है? 9.8। पाई की वैल्यू आपके पास कितनी होती है बेटा? पाई की वैल्यू होती है 3.14 या फिर 22/7, ठीक है। और पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है, आपने इस पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर ले लेना है तो आपके पास 9.86 आ जाएगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी। फार्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का? T = 2πL/G। अगर आप टाइम पीरियड मालूम कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी मालूम करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। तो पहले हम टाइम पीरियड मालूम कर लेते हैं। आपको 2 की वैल्यू भी पता है, आपको पाई की भी पता है, क्या होती है? 3.14, ठीक है। आपने लेंथ की वैल्यू पुट करी जो क्या थी? 1 मीटर। और ग्रेविटी आपके पास कितनी थी? 9.8। आपने इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 2.01 सेकेंड्स, जो कि हमारे पास 2 सेकेंड्स के भी इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था क्या होती है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी का पहला फॉर्मूला लिखना 1 टाइम पीरियड। उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 और आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.5। एक चीज़ याद रखिएगा, टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। तो ये आपने लाजमी लगाना है। आसान। अच्छा, ऊपर जो आपको ये वाली बात बताई गई थी, एक एक्स्ट्रा बात थी, ठीक है। इसको आप चाहे तो भले से इग्नोर कर दें, सही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ देखिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है? पेंडुलम क्लॉक्स विद पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकेंड। हाउ लॉन्ग ऑफ अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड। आपको जो है वो आपको टाइम प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। आपको ग्रेविटी प्रोवाइड की हुई है, सही है। आपको अब क्या बताना है? आपको उसकी लेंथ बतानी है, सही है। हाउ लॉन्ग लिखा हुआ है ना, तो लेंथ बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन डाटा बनाएंगे, देन हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। देखिए, लेंथ आपको मालूम करनी है, टाइम पीरियड आपको गिवन है, ग्रेविटी आपको पता है, और पाई की वैल्यू, पाई का साइन आप लोग कुछ इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है? 3.141। आपने फार्मूला आपके पास क्या है? T = 2π और स्क्वायर रूट के अंदर L/G। वही फार्मूला है जो पहले था, सही है। अब आपने क्या करना है? आपको चूँकि लेंथ मालूम करनी है ना बेटा, तो आपको इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना होगा। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको ऊपर स्क्वायर लेकर दिखा रही हूँ। देखिए, आपको स्क्वायरिंग करनी है दोनों तरफ पे, तो इस तरह से आपने स्क्वायरिंग करी, सही है। अच्छा जी, ये जो T है ये इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? T²। ये 2 इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? 2 2 ज़ा 4। पाई इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब ये जो L और G है ना, इसके ऊपर भी वो स्क्वायर है, ज़ाहिर है इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इस 2 पर भी है, इस पाई पर भी है, और इस L/G के स्क्वायर रूट पर भी है। तो अब क्या होगा कि जो 2 इसके बाहर था ना, उससे स्क्वायर रूट कट हो जाएगा और L/G बाहर निकल कर आ जाएंगे और आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। होप सो आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है? दोनों साइड्स को G से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और अगर नहीं भी करना आपने दोनों साइड को G से मल्टीप्लाई, तो बहुत आसान तरीका है। आपने इस G को इस तरफ ले आए, = के यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर 4 तो ये कैसा हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा T² G = 4π² और L। अब इस 4π² को = के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? T² G अपॉन 4π² L। ये आपके पास हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन के आ जाएगी, सही है। तो आप इसी तरह की कर लें।
ठीक है। उसके बाद अच्छा ये वाले स्टेप्स छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, बस जो मैंने आपको आसान सा तरीका बताया उसी को फॉलो करें। अब आप इनके अंदर सबकी वैल्यूज़ को पुट करें, यहाँ पे टाइम की डालें, ग्रेविटी की डालें, पाई की डालें, जो कि आपके पास क्या होती है 3.14। डालने के बाद कैलकुलेटर में आपने इसका आंसर निकालना है। देखो टाइम की डाली, ग्रेविटी की डाली, 4 की डाली, 4 तो ऑलरेडी न्यूमेरिक फॉर्म में, पाई की वैल्यू क्या डालेंगे 3.14, ठीक है, और उसके ऊपर स्क्वायर ले लेना। अब आप इसको जब पूरे वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, L इज इक्वल्स टू 0.25 मीटर। गेटिंग? इस वे से करिएगा तो आपको आसान लगेगा, अदरवाइज़ आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलो हर्ट्ज़। आपको भाई इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1300 किलो हर्ट्ज़। किलो की वैल्यू आपके पास क्या होती है 10⁻3। ठीक है, ये भी आपको इन्होंने बता दिया सवाल में, वरना तो मैं ये कहती हूँ कि प्रीफिक्सेस आपको आने चाहिए, किलो, हेक्टो, नैनो, पिको, माइक्रो, गीगा और ये पीका वीका जो भी है सब आपको आने चाहिए। ठीक है, और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ कितनी दी है, वेव की स्पीड कितनी दी है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मुझे कौन बच्चा बताएगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारे पास किसके इक्वल होती है, हमारे स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। ठीक है, अब हम उसका सोल्यूशन देखेंगे जो न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रही थी। अच्छा जी आपके पास वेवलेंथ कितनी हैगी, आपके पास वेवलेंथ आपको मालूम करनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी आपके पास 1300 किलो हर्ट्ज़ है। किलो की वैल्यू मैंने आपको बताया क्या होती हैगी 1000 हर्ट 10⁻3, जिसको हम लोग 1000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना इस चीज़ को इग्नोर कर दो। ठीक है, इस तरह से लिख लो इसको 1300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 हर्ट्ज़। ठीक है, ये पॉइंट को मूव किया, लेकिन आप लोग इतना नहीं करें क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी कैलकुलेटर प्रोवाइडेड है, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करिएगा। वेव स्पीड आपको दी हुई है, फार्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। आपने क्या करना है, आपको वेवलेंथ निकालनी, फ्रीक्वेंसी को इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके डिवाइड में आ गई, वैल्यूज़ को पुट किया आपने। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको वैल्यू को कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 230.76 मीटर। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 4 बिल्कुल इसी तर्ज से का आपसे कहा गया है, वेव जो है वो मूव कर रही हैगी, उसकी वेवलेंथ 1.6 हैगी, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपको स्पीड बतानी है, यानी कि वही v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा वाला फार्मूला लगेगा। आपने f की वैल्यू क्या डालेंगे 0.80 हर्ट्ज़ और वेवलेंथ की क्या डालेंगे 1.6 मीटर। देख लेते हैं किस तरह से। ये रहा, देखिए आपका डाटा, आपने वेवलेंथ की वैल्यू पुट करी, वेव फ्रीक्वेंसी की डाली, और अब आपने उसके बाद फार्मूले के अंदर आपने इन दोनों की फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की वैल्यू को पुट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1.28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं। अच्छा भाई देखें, आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया कि इफ़ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर ही टाइम है, आपके पास कितनी वेव्स जा रही 50, नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी है 50। आपको क्या मालूम करना है फ्रीक्वेंसी, और क्या मालूम करना है टाइम पीरियड, साथ में क्या मालूम करना है वेव स्पीड, वेवलेंथ आपको गिवन है, और ये भी बताना है कि किस तरह की वेव जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। देख लेते हैं अब हम इसका डाटा। सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ़ वेव जो प्रोड्यूस हो रही है। नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास कितनी प्रोड्यूस हो रही है 50, टाइम कितना ले रही है 10। ठीक है, डिवाइड कर दें, ये क्या होगा देखिए, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, क्या बचा 5 हर्ट्ज़। ठीक है, आपको टाइम पीरियड निकालना था, आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या निकाली 5 हर्ट्ज़। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपने यहाँ पे फार्मूला में वैल्यू पुट करी 5, आपके पास आंसर क्या आ गया 0.2 सेकेंड। वेव की स्पीड निकालनी थी, उसका फार्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। एफ़ की वैल्यू आपने अभी ऊपर निकाली थी 5, और लेमडा की आपको पता है, अच्छा लेमडा की हमें क्या दी हुई थी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस 8 सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बताओ सेंटी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सेंटी की वैल्यू हमारे पास होती है 10⁻²। ठीक है, -2। तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, सेंटी की जगह पे क्या लिखेंगे 10⁻², और ये क्या हो गया, अब ये मीटर हो गया। क्योंकि आपने क्या किया बेटा, आपने यकीनन फिज़िक्स को पढ़ते हुए सबसे पहले प्रीफिक्सेस पढ़े होंगे।
सही है, जिस बच्चे ने प्रीफिक्सेस पढ़े होंगे ना उसको यूनिट कन्वर्जन्स आती होंगी, और जिसने नहीं पढ़े, यूनिट कन्वर्जन नहीं आती, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि यूनिट कन्वर्जन किस तरह से होती है। तो वो जो 8 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 10⁻⁻2 पे। आप 0.08 की जगह ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं ये रिकमेंड करूँगी ये ना लिखें, ये वाली वैल्यू लिखें, ये आसान है। 5 से इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा भाई, उसके बाद देखें, इफ़ 80 कॉम्प्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन अ स्प्रिंग, कितनी कॉम्प्रेशंस जा रही हैं, 80, कितने सेकंड्स में, 20। फ्रीक्वेंसी बतानी है और टाइम पीरियड। बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी आपको बताएगा और टाइम पीरियड का भी पता है, ठीक है। अच्छा भाई, आपके पास डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर का। अगेन इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, बिल्कुल वही तरह से। ऊपर भी आपने 8 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया था, नीचे भी करेंगे तो सेम ही वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा भाई, आपके पास नंबर ऑफ़ कॉम्प्रेशंस कितनी है, 80। टाइम कितना है, 20। वेव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है, वेव स्पीड करनी है। वेव लेंथ को 8 सेंटीमीटर से देखें हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, मीटर में। देखिए जो मैंने आपको वे बताया था ना कि सेंटी की जगह पे उसकी वैल्यू लिखते हैं, वो ज़्यादा आसान है। आप लोग वही तरीका फॉलो करिएगा। मैं आपको अगेन कह रही हूँ, अगर आपको वो नहीं आता तो आप मुझे कह सकते हैं मैम हमें यूनिट कन्वर्जन सिखा दें, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। अब आपने वेव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आपने नंबर ऑफ़ वेव्स की वैल्यू डाली, टाइम टेकन कितना है वो डाला, टाइम कितना ले रही, 20, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दें, 1 0 से 1 0 कटा, 2 1 2, 2 4 8। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 4 हर्ट्ज़। टाइम पीरियड में आपने डाला 1/4, कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.25 सेकेंड। ये आपके पास निकल गया टाइम पीरियड। अब हम अगला निकालते हैं वेव स्पीड। वेव स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, v = f लैम्डा, ठीक है। v = 4 × 0.08। ये आपके पास क्या थी, वेवलेंथ, जिसको आपने 8 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करके, मीटर में कन्वर्ट करके वैल्यू निकाली थी। अगेन आपसे कह रही हूँ, प्रीफिक्स नहीं आती मुझसे पूछ लीजिएगा। वेव की स्पीड आपके पास क्या आ गई है, 0.32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा भाई, अगला न्यूमेरिकल नंबर है 7, ठीक है। बेटा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो जाएगी। आपसे कहा गया है अ सिंपल ऑस्किलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर। एक सिंपल ऑस्किलेटिंग पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है, 80 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर लो इसको, कैसे, 80 को मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻2 से, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में, ठीक है। आपको इसका टाइम पीरियड बताना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है, बस 2 चीज़ें आपको इसके अंदर बतानी है। अच्छा भैया, आपने पहले डाटा बनाया, आपने लेंथ को कन्वर्ट कर लिया, 0.8 मीटर आ रहा है, या फिर इसको आप 80 × 10⁻⁻2 मीटर भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये वैल्यू लिख लें, चाहे तो ये। अच्छा भाई, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2πL/g। अगर कुछ बच्चे मुझे ये बात कहना चाह रहे हैं कि मिस हम टाइम पीरियड का ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगा सकते, इसलिए बेटा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो पहले हम टाइम पीरियड को इस वाले फार्मूले से निकालेंगे, फिर हम इसको फ्रीक्वेंसी, फिर हम इसके ज़रिए फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो 2π की वैल्यू डालें 3.14, L की डालें 0.80, ग्रेविटी की डालें 9.8। कैलकुलेटर में डालकर पुट करें, आंसर क्या आ जाएगा, 1.795 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखें, 1/t। फ्रीक्वेंसी की टाइम पीरियड जो आपने ऊपर निकाला है उसकी वैल्यू डालें, आपके पास फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई 0.557 हर्ट्ज़। ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालने का तरीक़ेकार, ठीक है। आपको इसके अंदर ये भी बताया हुआ है कि बुक का कौन सा न्यूमेरिकल है, किस पेज पे मौजूद है। आपने सिर्फ इतना करना है, बुक का वो पेज ओपन करना है और साथ साथ मुझसे समझते जाना है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करना है, और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है और हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगेन आपको बता रही हूँ, MCQs बैच में शामिल होना है, टेस्ट बैच में शामिल होना है, मिस उस्तानी से कांटेक्ट कीजिए। साथ ही अगर प्रीफिक्सेस समझने हैं तो उसके लिए फिर आप अपना कमेंट्स देंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगी, ठीक है। अगले न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। वही नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 8। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। आपको क्या मालूम करने को कहा गया है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया है वेवलेंथ दी गई, ठीक है। लेज़र सर्जरी में क्या होती है, आपको पता है, आपके पास एक फार्मूला था लैम्डा वाला, F = C = F लैम्डा वाली आपकी है एक क्या कहते हैं फार्मूला। अब हम लोग उस इक्वेशन उसको अब हम देखते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे।
अच्छा भाई, अब देखें आपके पास सबसे पहले वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या है? 193 नैनोमीटर। नैनो की वैल्यू आपके पास क्या होती है? 10⁻⁻⁹ ये हमारे पास प्रीफिक्स होता है, सही है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्स में मसले हैं तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उसकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर दूँगी। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या करना है उसके बाद? अच्छा भाई, अब उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? c=f λ। एफ़ को इधर ले जाएं, या बल्कि एफ़ को नहीं लेके जाएं, आप वेव लेंथ को उठा के = के इस तरफ ले आएं। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपने c की वैल्यू पुट करी 3 × 10⁸ और यहाँ पे पुट करी 193 × 10⁻⁹ कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट लगाना नहीं भूलिएगा, हर्ट्ज़ होता है। दूसरा, कोशिश करेगा फ्रीक्वेंसी का एफ ऐसे नहीं, इस तरह से बनाएं, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला देखें, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज़, ज़मीन से अर्थ तक का फासला दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग रेडियो पल्स रेडिएट फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच। भाई सूरज से, ये है सूरज, इससे ज़मीन तक आनी है कुछ रेस, ये कितने टाइम में आएंगे? आपको क्या बताना है? वक्त, सही है। आपको डिस्टेंस जस्ट गिवन है, सही है। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास क्या डाटा पहले बनाएंगे इसका। अच्छा भाई देखें, डिस्टेंस हमने लिखा, हमें टाइम निकालना है। हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, S = v × t। भाई देखो, c हमारे पास क्या आएगा? वेलोसिटी है ना, स्पीड ऑफ लाइट, तो हम v की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और डिस्टेंस की जगह पे क्या करेंगे? 1.49 × 10⁻⁻11, ठीक है। अब इस वैल्यू को कैलकुलेटर में डालकर सॉल्व करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है आपके पास 496.67, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला है हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और आपको उसकी कुछ लेंस दी हुई है, ठीक है, और आपको कौन सी निकालनी है? फोकल लेंथ। 3 होती है, एफ, पी, क्यू, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। अब देखते हैं इसका फार्मूला, तो आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/p + 1/q, सही है। हम इन दो की वैल्यूज़ को पुट करके निकाल लेंगे। अब करते हैं सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, पहले डाटा बनाएंगे। देखें इसका डाटा हमारे पास क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज q आपके पास क्या है? 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। आपने लिखा 1/f = 1/p + 1/q। वैल्यूज़ पुट करें, 10 और 25 का एलसीएम ले लें। एलसीएम देखा, एलसीएम लेके दिखाती हूँ मैं आपको। 10, 25, 5 1 5 2 10, 5 5 25। उसके बाद अगेन 5 1 5, फिर 2 का टेबल। अब आपके पास आ गया 5 × 5 × 2, ठीक है। 5 5 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 50। तो इसका एलसीएम में क्या वैल्यू आई है? 50। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 50, सही है। अब आपको पता है कि 10 का टेबल 50 पर कितने टाइम्स आता है, यानी 10 के टेबल में 50 कब आता है? 10 के टेबल में आता है 50, 10 5 50, तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 25 पर आता है 2 टाइम पर, तो इसको 2 से कर देंगे। 1 5 5 और 1 2 2, दोनों को ऐड कर दें, हो जाएगा 7/50। अब इसको उल्टा कर दें, मतलब कि रिवर्स कर दें। एफ को ऊपर ले आए, 1 को नीचे ले आए, ऐसे ही इधर भी कर दें। 50 ऊपर, 7 नीचे, यह आ गया आपके पास। कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू डालें और आंसर क्या है? 7.14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा भाई, अगला देखें आपके पास है, अतम पिन इस पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। आपको उसकी फोकल लेंथ गिवन है, आपको अब पोजीशन बतानी है, और किसकी पोजीशन? इमेज की, और नेचर बतानी है कैसी इमेज बन रही है। वही फार्मूला होगा। डाटा बनाते पहले भाई आपके पास क्या कहते हैं, आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है पोजीशन ऑफ इमेज, क्यू मालूम करना, और नेचर ऑफ इमेज। आपने फार्मूला लिखा, फार्मूले में आपने वैल्यूज़ को पुट किया, ठीक है। अगेन आपने क्या करना है? देखें आपके पास फार्मूला क्या है? 1/f = 1/p + 1/q। क्यू का आपने निकालना है p की वैल्यू, नहीं सॉरी, क्यू की निकालनी है ना, तो आप क्या करेंगे? 1/p को = के दूसरी तरफ ले जाएँ। यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके इससे क्या होगा? माइनस 1/p हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके देखें क्या हो गया है? माइनस। वैल्यू पुट करें, फोकल लेंथ की -20 और p की 15, दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लेते हैं हम।
20, 15, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, फिर 4 1 ज़ा 4 और देन 3 का टेबल पढ़ेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 4 ज़ा 20, 20 और 3 60 आपके पास क्या आ गया है LCM। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 60, 20 का टेबल 60 पे 3 टाइम्स आता है, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 15 का आपके पास 4 टाइम्स आता है, ऊपर वाले को 4 से कर दें। 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, दोनों को ऐड कर दें 7/16। अगेन इसको उलट दें, रिवर्स कर दें जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, ये क्या हो गया 60/7। कैलकुलेटर में डाल के वैल्यू डालें, क्या आ रहा है -8.57, क्योंकि आंसर आ रहा है माइनस में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, अच्छा भाई उसके बाद अगला देखते हैं। अच्छा भाई अगला देखें, आपके पास है 12 भी सेम ऐसे ही। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि आपके पास भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, और आपको एक और लेंथ दी हुई 5 मीटर, पोजीशन, नेचर और साइज़ बताना है। ठीक है, सबसे पहले डेटा बनाते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास क्या है -4 मीटर, पोजीशन ऑफ बस P क्या है 5, पोजीशन ऑफ इमेज दी हुई, नेचर ऑफ इमेज और साइज़ बताना है यानी कि H है। फोकल लेंथ सबसे पहले निकालनी है क्योंकि फोकल लेंथ हमें गिवन नहीं है। फोकल लेंथ किसके इक्वल होती है R/2 के। -4 आपके पास इसकी वैल्यू आपने डाला तो आपके पास फोकल लेंथ कितनी आ गई -2। अब बहुत आसान है, अब आराम से हमारे पास जो ये वाला फार्मूला होता है 1/f = 1/p + 1/q, इसमें हम इन दोनों की वैल्यूज़ डाल देंगे। ठीक है, और ये देखें कि हमने इनकी वैल्यूज़ डाल दी। उसके बाद 1/p को उठा के = के दूसरी तरफ ले जाए, इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करें। ठीक है, LCM ले दोनों का, उसके बाद वही जैसे ऊपर मल्टीप्लाई करते वो करें और कैलकुलेटर में डाल के इसका आंसर निकाल लें। तो इसका आंसर क्या है -4 -1.428 मीटर। ये आपके पास नेचर इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है। नेक्स्ट है एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसको 15 सेंटीमीटर अवे रखा गया है कन्वर्जिंग लेंथ से। फोकल लेंथ आपको उसकी गिवन है, आपको पोजीशन, साइज़, नेचर बतानी है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस इन शॉर्ट मालूम करना है। पहले डेटा बनाते हैं, P की वैल्यू डालें, F की डालें, Q की आपको मालूम करनी है और H भी मालूम करनी है और नेचर भी। सबसे पहले तो हम वो निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास नहीं है Q। फॉर्मूले में हमारे पास 1/p यहाँ पे प्लस हो रहा है = के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये देखिए माइनस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को पुट करें इसमें, 10 और 15 का LCM दें। हम इसका मैं आपको डेटा बता देती हूँ। आपने P की वैल्यू लिखनी है, P की कितनी 15 सेंटीमीटर, F की 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ, Q इमेज डिस्टेंस मालूम करना और हाइट और नेचर। ठीक है, सोल्यूशन में आपने फार्मूला लिखा सबसे पहले। अब देखें 1/p यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा माइनस, इसको = के दूसरे साइड ले जाएं तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट। इन दोनों की वैल्यू डालें, 10 और 15 का LCM लें, क्या आएगा ये 10 और 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, देन 3, 5 × 2 × 3, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंडर हो गया। ठीक है, इसके ये मिस्टेक सही कर लें, ये कट होगा, यहाँ पे क्या आएगा नीचे 30। ठीक है, हमारे पास ये LCM निकला था ना 10 और 15 का। अच्छा जी, उसके बाद 10 का टेबल 15 पर 30 पर कितने टाइम्स जाएगा, 10 का टेबल 30 पर जाता है तकरीबन 3 टाइम्स, तो ऊपर वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेगा और इसी तरह से इस वाली वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे नीचे 15 है 2 टाइम्स आता है तो इससे करेगा, तो यहाँ पे कुछ और आंसर आएगा, यहाँ पर कुछ और आएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है ये नहीं आएगा, जो यहाँ पे मौजूद है ना ये नहीं आएगा, ना ये आएगा। 30 के ऊपर कोई वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, आपने इसको उलट देना है, वाइस वर्सा कर देना है, 30 ऊपर आ जाएगा, वो वैल्यू नीचे आ जाएगी, होप सो वो वैल्यू 1 आएगी आपके पास। ठीक है, फिर आपने उसका आंसर निकाल लेना है। 1 नहीं आएगी, कुछ और आएगी, 1 नहीं आएगी, कुछ और आएगी, 30/समथिंग आएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, ये आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी। आपने डिवाइड करना है, वो आंसर यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, ये काम आप खुद से करें। ऊपर हमने ऐसे काफ़ी फार्मूलाज सॉल्व करें, ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ये एक तरह से आपका असाइनमेंट हो गया कि यहाँ पर जो ब्लेंडर है इसकी मिस्टेक को सही करके आपने मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है,
ये न्यूमेरिकल नंबर 13 है, जिसके इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, और इसका क्या सही आंसर होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा भाई देखिए, ये वाला हमारा था 13 था ना, इसका आंसर आपके पास 2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो यकीनन 30 के नीचे जो वैल्यू आएगी ना, वो ऐसी आएगी कि अगर हम इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 आ जाए, शायद 15 आए, 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा। ठीक है, देख लेगा आपको। तो 13 को आपने एक दफ़ा अगेन करना है, नहीं आता तो मुझे बताइएगा, मैं इसकी अगेन वीडियो डाल दूँगी। ठीक है। अच्छा भाई, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ आपको गिवन है। ठीक है, और इमेज का आपको डिस्टेंस दिया हुआ, आपसे पूछा गया पावर, सही है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सही, दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक पावर और एक आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मालूम कर लेते हैं, पहले इसका डाटा बनाएंगे हम। अच्छा भाई, हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14 पर। बाकी हमारे सॉल्व हो गए हैं। इसको असल में काफ़ी डिटेल और थॉरली कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो रहा है। भाई देखिए, आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर में, अगेन मैं आपसे कह रही हूँ -20 है। आप चाहें तो 100 से डिवाइड वाला काम कर दें, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो करते हैं, वरना फिर सेंटी की जगह पे क्या लिखेंगे, -20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻20 मीटर। ये कन्वर्जन हो गई, क्योंकि सेंटी की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻20। अगर आपको प्रीफिक्सेस नहीं आते तो आप मुझसे सीख सकते हैं। ठीक है, क्यों आपके पास क्या है, -15 सेंटीमीटर। पावर ऑफ लेंस आपके पास क्या है, अच्छा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको मालूम करनी है, सही है। जी, अब हमारे पास क्या है, पावर ऑफ लेंस में हम लोग क्या लगाएंगे, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपके पास क्या है, -2 था ना, -0.2। ठीक है, तो यहाँ पे आप वही वैल्यू लिखेंगे, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये है -0.2, ये डैश नहीं है, पॉइंट है, गलत हो गया होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेटर में डालेंगे, आंसर आ गया -5t। ठीक है। अच्छा, सेंटीमीटर से मीटर में आप यही सोचोगे इसको क्यों नहीं सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ऊपर वाले को क्यों किया, इसलिए किया था इसको मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि बेटा पावर निकालने के लिए हमें इसकी वैल्यू मीटर में चाहिए। जबकि वो जो 1/f = 1/p + 1/q वाला फॉर्मूला है, इसके अंदर अगर आपके पास सारे सेंटीमीटर में ना, तो सबको सेंटीमीटर में रखें। अब देखिए, फोकल लेंथ आपके पास सेंटीमीटर में, क्यू भी सेंटीमीटर में, तो हम यही वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फार्मूला में। तो हमने यही वैल्यूज़ पुट करी, उसके बाद हमने इसका लिया एलसीएम। एलसीएम हमारे पास इसका क्या आया, 60। ठीक है, देख भी लेते, एक दफ़ा कंफर्म कर लेते, यही आ रहा है। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, देन 4 1 ज़ा 4, देन 3 5 4 ज़ा 20, एंड 20 और 3 60 ही एलसीएम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने देख लिया 20 का टेबल 60 पे कितनी दफ़ा जाता है, 3 टाइम। 15 का कितनी दफ़ा जाता है, 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, -3 + 4 किसके इक्वल होता है, 1 के, 1/60। उलट दो इनको। ठीक है, कैसे उल्टेंगे, p को ऊपर ले आएंगे, 1 को नीचे ले आएंगे, 60 को ऊपर ले आएंगे, 1 को नीचे ले आएंगे, ये हो गया p = 60 सेंटीमीटर। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 15। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। आपसे कहा गया है क्या कहते हैं, क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन है, फोर्स आपके पास पूछी जा रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, जिसका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का। ठीक है, तो हम इसका डाटा बना लेते हैं सबसे पहले। भाई हमसे कहा गया है कि हमारे पास फोर्स हमें मालूम करनी है, आर गिवन है, Q1 या Q2, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, उन दो के ऊपर चार्ज तो आपको पता है सेम ही होगा, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अच्छा, के की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 9 × 10⁹ ये भी आपको पता है अंडरस्टूड सी होती है। फार्मूला क्या होता है, F = K Q1 Q2/r²। सही है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इसमें वैल्यूज़ को पुट किया, के की वैल्यू 9 × 10⁻, Q1 Q2 की वैल्यू डाली, और इसको डिवाइड कर दिया 1 से। अच्छा, ये जो R2 है ना, ये क्या है, 1 का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आता है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका हमने आंसर निकाला, क्या आ रहा है, 2.3 × 10⁻⁻28 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो यूनिट लाजमी लगाना, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया न्यूमेरिकल नंबर 15 का। अगला देखते हैं। अच्छा भाई, Q1 हमारे पास क्या है, 5 माइक्रोकूलम, Q2 क्या है, 3 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर का, R आपको मालूम करना है फोर्स। ठीक है,
सबसे पहले डाटा बनाते हैं, जिसको एसआई यूनिट में लाना है उसको कन्वर्ट करते हैं। अच्छा भाई, Q1 हमारे पास क्या था 5 माइक्रो कूलम। देखिए माइक्रो की वैल्यू आपके पास क्या होती है 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे आपने वो पुट कर दी। इसी तरह से यहाँ पे भी 10⁻⁻⁶। 5 सेंटीमीटर है, 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 कर देंगे, ठीक है, वरना फिर 5 को डिवाइड कर देंगे 100 से। भाई प्रीफिक्सेस नहीं आते हों मुझसे पूछ लेना। उसके बाद जब आपने सारा डाटा बना लिया, अब आपने K की वैल्यू, Q1, Q2 और R² की वैल्यूज़ उसमें पुट करी और इसको कैलकुलेटर में डालेंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा 54 न्यूटन, यानी इतनी फोर्स जो है वो आपके पास मौजूद होगी। अगला देखें न्यूमेरिकल नंबर 17। इफ़ 2 माइक्रो कूलम चार्ज इज प्लेस्ड इन द फील्ड, आपको क्या कहा गया, फील्ड आपको चार्ज किया हुआ है, फील्ड बताई और आपको क्या फोर्स निकालना है। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, इसका चार्ज वाला नहीं होगा। देख लेते हैं क्या होगा, पहले डाटा बनाते हैं। अच्छा जी, Q आपके पास क्या है 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁻⁶। ये आपके पास कितना है 3.42 इंटू 10⁻11 है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू एफ क्यू, आपके पास इसका फार्मूला होता है। आपको निकालनी फोर्स, Q को इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएं, F इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू। E की वैल्यू क्या थी 3.42 इंटू 10⁻11 और इसकी क्या थी 2 इंटू 10⁻⁻6। 3.42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा, पहले तो ये 2 इस तरह से मल्टीप्लाई हो गई, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी हम 2 के बाद लगा देंगे, 6.84 इसका आ गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये क्या है 10⁻11 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है 10⁻⁻6। बेसिस सेम है तो इनको कर लेंगे, 11 - 6 इसके इक्वल आ गया 5। तो आपके पास आंसर क्या आया 6.84 इंटू 10⁻5 न्यूटन, ठीक है। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर है 18। अच्छा भाई, क्या कहा गया आपसे इसके अंदर, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पे क्या चार्ज है, ठीक है। और आपको बताया जाएगा कि उसके ऊपर कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 6 वोल्टेज और आपको जो है कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बताना है, सही है। सबसे पहला काम तो हम बनाएंगे इसका डाटा, ताकि हमारे लिए ये सॉल्व करना हो जाए आसान, सही है। कैपेसिटेंस आपके पास कितनी है, आपके पास है 40 माइक्रो फेरेड। माइक्रो की वैल्यू लिख देंगे 10⁻⁻6, ठीक है। वोल्टेज V और इसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू C इंटू V, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा, ठीक है, Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। इसमें आपने वैल्यू पुट करी इनकी, सही है, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाया और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। कैलकुलेटर में डालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अगला देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 19। अच्छा भाई, अगला है हमारे पास, अच्छा भाई देखें, अगला आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स का, कितना 100 वोल्टेज, ठीक है। इफ़ अननोन चार्ज इज मूव बिटवीन द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर अननोन चार्ज मूव कर रहा है और वर्क डन आपको 500 जॉल्स मिल रहा है, तो कितना वो अमाउंट होगा जो मूव कर रहा होगा, आपने ये बताना है। सबसे पहले तो डाटा बनाते हैं भाई। इसके अंदर आपके पास वोल्टेज कितने हैं, V इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट, ठीक है, और वर्क डन कितना है 500 जॉल्स और Q आपने मालूम करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W/Q। आपको क्या मालूम करना है Q, तो सबसे पहले Q को इज इक्वल्स टू के इस तरफ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा QV इज इक्वल्स टू W। अब V को इस तरफ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू W/V। W की वैल्यू लिखे 500 और V की लिखे 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, 5/1 5 ही होता है, तो 5 कूलम जो है वो इसका आंसर आ गया। इंतहाई आसान सवाल। न्यूमेरिकल नंबर 20 देखें, फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। आपको कैपेसिटेंस मालूम करनी, इक्विवेलेंट कितनी 5 माइक्रो फेरेड की, 3 और 2 माइक्रो फेरेड की। सबसे पहले माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, पॉज करके ज़रा सोचें, सोच लिया, देखें इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6, सही है। आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है सीरीज़ में, आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो जो बेवकूफ़ बच्चे होंगे ना वो डायरेक्ट ना इसको ऐड करके बोल देंगे मैम 4 + 3 + 2 होगा। नहीं बेटा, इसको ऐड नहीं करना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1/C EQ इज इक्वल्स टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। आपने C1 की जगह 4 माइक्रो फेरेड, 3 यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है।
फिर आपके पास इसका इक्विवेलेंट निकलेगा। करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डाटा बनाया, हमने लिखा C1 C2 C3 किसके इक्वल है, उनकी वैल्यूज़ को पुट किया। अब हम इन तीनों का LCM ले लेंगे, किसका, 4 3 और 2 का LCM लेंगे। कैसे, 4 3 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 3, अगेन 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ 3 का टेबल, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 आपके पास आ गया LCM। सही है। 4 का टेबल कितने टाइम्स जाता है 12 पर, 3 टाइम्स, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से करेंगे क्योंकि 3 का 4 टाइम जाता है, 2 का आपका 6 टाइम्स आता है तो 6 से होगा। ठीक है, इन सबको ऐड किया, ये क्या आ रहा है 13/12, इसको उलट दें। ठीक है, 12/13 हो गया। सही, कैलकुलेटर में वैल्यू डालें, क्या आ जाएगी 0.92 माइक्रो फैरेड, इसका आंसर है। अच्छा भाई, अगला देखा आपके पास क्या है, कैलकुलेट द 21 पढ़ रही हूँ, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 मिली जूल्स। ठीक है, और वर्क डन कितना है 150 माइक्रो कूलम्स या मिली कूलम्स। ठीक है, वो कंफर्म कर देती हूँ कि मिली है या माइक्रो, डाटा में आ जाते हैं, पहले तो डाटा बनाते हैं। मेरा ख्याल है ये ना माइक्रो होगा। सही है, मेरा ख्याल है माइक्रो है। सही है, डाटा बना दिया आपने, इसकी वैल्यू पुट करी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे m से m कट जाएगा, माइक्रो से माइक्रो कट गया, 0 से 0 कट गया, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 जूल्स कूलम, यानी कि 30 जूल कूलम इन्वर्स इसका आंसर आया है। लेकिन आप बोलेंगे मैम यहाँ वोल्ट लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जूल पर कूलम या कूलम इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, वोल्ट्स के। ये न्यूमेरिकल के MCQs के हिसाब से इंपॉर्टेंट बात थी, तो इसलिए आप लोगों को बताइए। ठीक है, अगले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 22, व्हेन द करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर इज 0.00002 एम्पेयर्स, कितना करंट जो है वो फ्लो करेगा मिनट, इतने मिनट्स में। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम बनाते हैं इसका डाटा। भाई हमारे पास करंट की मिकदार भी गिवन है, आई भी गिवन है, क्यू मालूम करना है, टाइम 1 मिनट है जो 60 सेकंड्स के बराबर होता है। हमने फार्मूला लिखा I = Q/T, क्योंकि क्यू मालूम करना है, टी को इधर ले जाएं तो ये टी से इससे आई से मल्टीप्लाई होगा। दोनों की वैल्यूज़ लिखें, इसको मल्टीप्लाई करें, किसके इक्वल आ जाएगा 0.012। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद ये इसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं बताती हूँ अभी कैसे सॉल्व होगा। मैं और क्यों 1000 का भी क्या है मैं आपको भी क्राइटेरिया बताती हूँ। देखो ये क्या आया आंसर आपके पास 0.012, इस पॉइंट को मूव करके यहाँ लाए, ये 1 नंबर मूव हुआ, ये 2 नंबर मूव हुआ, ये 3 नंबर, यानी कि 12 पॉइंट हो गया। अभी 12 पॉइंट हो गया। हमने 3 दफ़ा किया है तो हम 10 के ऊपर पावर लगाएंगे 3, क्योंकि हमने राइट साइड से नहीं लेफ़्ट साइड से, सॉरी लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव किया है, तो हमारे पास ये माइनस में आएगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे 1000 नहीं आएगा, 10⁻³ आएगा। ऐसा ही है ना, हमने कौन सा साइड था हमारे पास जहाँ से हमने मूव किया है, लेफ़्ट था, लेफ़्ट से राइट किया तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे लिखना, इस पूरे की जगह पे 10⁻³ कूलम। अब 10⁻³ को जब हटाएंगे तो इसकी जगह आता है मिली, तो 12 मिली कूलम आपके पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये छोटी मोटी सी मिस्टेक्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर 13 के बाद ये मिस्टेक थी तो इसको सही कर लीजिएगा। आ जाए न्यूमेरिकल नंबर 23, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। आई मालूम करना है। ठीक है, टाइम 5 मिनट है और चार्ज इतना है। I = Q/T का फार्मूला लगेगा, Q/T, सॉरी। सही है, पहले डाटा बनाते हैं। डाटा क्या है हमारे पास, क्या कहते हैं, टाइम है 5 मिनट, इसको मल्टीप्लाई करें 60 से, हो गया 300 सेकेंड, चार्ज है 2100। I = Q/T, वैल्यूज़ को पुट किया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और आंसर आ गया 7 एम्पेयर्स। ऊपर हमने लगाया था। ठीक है, एम्पेयर हमारे पास करंट का यूनिट होता है। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो अगला न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 24। एक पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 19 वोल्टेज का जो एग्जिस्ट करता है 2 पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन आपने मालूम करना है, वर्क। ठीक है, नहीं, अमाउंट ऑफ वर्क उन्होंने आपको बताया हुआ, आपको चार्ज अमाउंट क्यों मालूम करना है। I = Q/T का फार्मूला लगेगा, बहुत आसान है, इसको सॉल्व कर ले। बल्कि नहीं, आई वाला नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर हमारे पास करंट नहीं है ना, सॉरी इसके अंदर दूसरा फार्मूला लगेगा, वर्क का लगेगा, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप डाटा बना लेंगे। डाटा में आपने वोल्टेज लिखा, W लिखा, क्योंकि आपको मालूम करना है। वोल्टेज का फार्मूला होता है वोल्टेज = वर्क/Q। आपको क्यू मालूम करना है, क्यू को उधर लिया है, V को इस तरफ लिया है, ये हो जाएगा Q = W/V।
वैल्यूज़ को पुट करें, 450/90, 0 से 0 कटा, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, आंसर आ गया 5 कूलम। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 25 देखते हैं, जो कि है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इतना आपको वोल्टेज मालूम करना है, वर्क आपको दिया हुआ है, इतना वर्क लगा है, ठीक है, और वी आपको मालूम करना है। सबसे पहले डाटा बनाते हैं। अच्छा भाई, वोल्टेज हमारे पास हमें मालूम करने हैं, वर्क हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास 9 माइक्रो कूलम था। माइक्रो की वैल्यू आपको पता है इतनी होती है। फार्मूला में आपने बस सिंपल डब्ल्यू और क्यू की वैल्यू को लगाया है। ठीक है, आपके पास इसका आंसर कैलकुलेटर में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 वोल्ट्स। ठीक है, अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगला हमारे पास होगा न्यूमेरिकल नंबर 26। अच्छा भाई, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 26 देखें। द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल। 6 वोल्टेज है आपके पास, रेजिस्टेंस आपको बतानी है और 20 मिली एम्पेयर जो है वो फ्लो हो रहा है उसमें से। ठीक है, सबसे पहले डेटा बना देते हैं। अच्छा भाई, आपके पास क्या है, वोल्टेज कितने हैं, 6 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस आपको मालूम करनी है और 20 मिली एम्पेयर्स। मिली एम्पेयर्स की वैल्यू क्या होती है, 10 - 3। ठीक है, माइक्रो की 10⁻⁻6 और इसकी 10⁻⁻3। फार्मूला है V = IR। आपको मालूम करनी है रेजिस्टेंस, तो आप क्या करेंगे कि आप I को = के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा R = VI। आपने इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट किया, आंसर आपके पास क्या आ गया, 300। ये जो साइन होता है इसको कहते हैं ओहम, ये रेजिस्टेंस का साइन है। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद अब हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 27। अभी मैं आपको उसको पढ़ के भी सुनाती हूँ। ये थोड़ा सा लेंदी है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़े से आपके ना लेंदी न्यूमेरिकल्स हैं, ऑनवर्ड्स 27 28 सब ना कुछ लॉन्ग है। अच्छा भाई, देखें आपसे क्या कहा गया कि 220 वोल्ट का सर्किट है। ठीक है, इसमें से इतने वॉट पावर्स के दो आपको दिए हुए, P1 और P2। ठीक है, किस बल्ब की जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और किसके अंदर करंट ज़्यादा होगा। दो चीज़ें आपने बतानी, किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किस में करंट ज़्यादा है। सबसे पहले आपने डाटा बनाया कि भाई ये इतने वोल्टेज है हमारे पास, पावर 1 इतनी है, पावर 2 आपके पास इतनी है, दो बल्ब की पावर्स थी ना। अच्छा भाई, अब आपके पास क्या आएगा कि आपने रेजिस्टेंस और करंट बताना है। तो पहले बल्ब में से जाने वाला क्या होगा, P1 I2 इंटू V। अच्छा भाई, तो आपके पास, अच्छा ये I2 नहीं, ये ना I1 होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, I1 है। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमें क्योंकि I1 मालूम करना है तो V को हम उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, P1 और वोल्टेज की वैल्यू को पुट करें। ठीक है, 0 से 0 कटा, उसके बाद 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 6 और 11 को आप 6/11 को आप कैलकुलेटर में डालें। आंसर क्या है आपके पास, 0.54 एम्पेयर्स। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्या मालूम करना है, उसके बाद आपने मालूम करना है अभी आपने क्या मालूम किया था, वोल्टेज, करंट। अब हम मालूम करेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस के अंदाज़ा लगाना है ना। अच्छा जी, आपने लिखा, ये ना यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही करें। ये होगा जहाँ जहाँ पे ये ना R1 P1 और I1 और उसके ऊपर ये स्क्वायर है, ये P1 होगा। ठीक है, =, यहाँ थोड़ी सी ना मिस्टेक हुई हुई है। अब आपने वैल्यूज़ को पुट किया। ठीक है, I का स्क्वायर था तो यहाँ पे भी आपने स्क्वायर लगा देना है। वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में डाला, आंसर क्या आ गया, 411.52 ओहम। अब आपने दूसरे उसमें से रेजिस्टेंस और करंट निकालना है। सबसे पहले करंट निकालेंगे, P2 = I2/V। हमें I2 निकालना है, V को दूसरी तरफ ले जाएं, वैल्यूज़ पुट करें। P2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 80, और ये कितना था, 220। 0 से 0 कटा, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 4/11 को कैलकुलेटर में डालें, आंसर क्या आएगा, 0.36 एम्पेयर्स। उसके बाद P2 = I² इंटू R2। ठीक है, अच्छा भाई, आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया। I स्क्वायर रहेगा तो उसकी वैल्यू स्क्वायर में आ जाएगी। सही है, अब आपने इसका आंसर निकाला, क्या आ रहा है, 617। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी आ रही है, इसी के आ रही है। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं कि बल्ब 2 जो है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगी। करंट देख लें, इसका कितना है, 0.54 एम्पेयर, उसका कितना है, 0.36 एम्पेयर। तो करंट किसका ज़्यादा है, पहले वाले बल्ब का। तो अगर करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस, देखो होता क्या, आप फिनोमेना समझो। देखो बेटा, रेजिस्टेंस कहते हैं हम रुकावट को, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है,
करंट में आने वाली रेजिस्टेंस, रुकावट, वो हमारे पास यानी जो भी चीज़ें जो करंट को आगे बढ़ने से रोक रही वो क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस। तो अगर ज़्यादा करंट आपके पास आ रहा है ना, तो आप समझ लो कि इसको कम रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है ना भाई, अगर मेरे पास एक पाइप है, सही है, उसमें से पानी आ रहा है, अगर मैं उसके आगे जो है वो क्या कहते हैं फिंगर्स रख दूँ, तो क्या होगा कि उसमें से पानी कम आने लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं उसको उतनी जगह दे ही नहीं रही हूँ ना आने के लिए, सही है। तो हम अगर किसी चीज़ में कोई रुकावट अप्लाई करते हैं, कोई रुकावट, कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो हमें वो चीज़ कम मिलती है। तो हम उस रुकावट को जितना कम करेंगे तो दूसरी चीज़ हमें ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसे ही करंट जो है, अगर वो ज़्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 29 की तरफ, जो बहुत छोटा सा है। हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप अक्रॉस 50 किलो ओहम रेजिस्टेंस। और आपको इतना करंट दिया हुआ है, वोल्टेज निकालने, वही V इज इक्वल्स टू IR वाला फार्मूला लगेगा। आसान, I/R, सॉरी, इंतहाई आसान हैगा, सही है। आपके पास ये क्या है, किलो, किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ आपने यहाँ पे लिख दिया। ये बहुत गलत तरीके से लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखिएगा, ठीक है, ये बस ऐसे। ये जो है ना, ये भी थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ऐसा आएगी, पावर ऊपर आती है छोटे से उसमें। V इज इक्वल्स टू I/R। यहाँ पे भी पावर्स की मिस्टेक को बेटा सही करें, वैल्यूज़ को पुट करें, आंसर आ जाएगा 15 वोल्टेज। वैसे सही लिखी हुई पावर्स, मगर उसने 7 ही लिख दी। ठीक है, आप लोग इसको सही कर दिएगा। अच्छा भाई, अब करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 30। ये हमारे पास क्या है, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू सर्किट। आपको करंट मालूम करना है, ठीक है, और वोल्टेज मालूम करना है। आपको 3 रेजिस्टेंस दिए होंगे और ये तीनों के तीनों सीरीज़ में अरेंज है। इसका वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले R1, R2, R3, इन तीनों के रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है। आपने पहले इसकी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने, क्यों? क्योंकि सीरीज़ में अरेंज है, तो ये तीनों की तीनों ऐड हो जाएंगी। ऐड होकर इनका आंसर क्या आएगा, 700 ओहम। ये आ गए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज भी आपके पास 7 वोल्ट और रेजिस्टेंस भी, आपने दोनों की वैल्यूज़ को पुट करा, आंसर क्या आया, 7 × 7 और 7 × 7 और ये 2 0 एज इट इज़। 1/100 किसके इक्वल होता है, 0.01 एम्पियर्स। तो इतना जो है वो वोल्टेज, ये आपके पास क्या आ गया, करंट। अब आपने वोल्टेज निकालना है हर उसका, तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू IR। वोल्टेज निकालना है, करंट की वैल्यू आप निकाल चुके होंगे, सब में करंट की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि सीरीज़ के अंदर, अब आप बोलेंगे करंट क्यों सेम है, क्योंकि सीरीज़ के अंदर करंट सेम ही रहता है। रेजिस्टेंस सबकी डिफरेंट है, तो डिफरेंट रेजिस्टेंस वाले से उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आपके पास उसके वोल्टेज निकल के आ गए। ठीक है, अगला देखें, 100 जॉल्स ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4 ओहम। 100 जॉल की हीट जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होती है, सही है। हर सेकंड के अंदर टाइम भी है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। ठीक है, डाटा बना लेते हैं भाई। करंट है, अच्छा नहीं ये नहीं था, कहाँ गया आपका वो न्यूमेरिकल, 31। हीट है आपके पास 100, ये आपके पास जो हीट लॉस होता है ना उससे रिलेटेड फार्मूला है। टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड 4 ओहम वोल्टेज, ये फार्मूला है। H इज इक्वल टू I² / RT। करंट नहीं है हमारे पास, अब हम करंट कैसे निकालेंगे भाई? हमारे पास करंट का फार्मूला तो हमने एक ही पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू IR, जिसके अंदर हम R को इधर ले जाएं तो I इज इक्वल टू V/R हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करें, हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हमारे पास जो है वो V की भी वैल्यू जो है ना वो नहीं है, तो हम ये वाला भी नहीं कर सकते। तो हम ये करेंगे, V/R जो है ना इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी इस I की जगह पर हम क्या लिख देंगे, V/R हमने लिख दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, V²/R², क्योंकि इस पर स्क्वायर था ना। अच्छा भाई, अब आपने सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी। H की वैल्यू थी 100, R की क्या थी आपके पास, देखती हूँ मैं ऊपर, R की 4 थी बेटा। यहाँ पे इसने R के ऊपर ना स्क्वायर नहीं लिया, आप यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, ठीक है, ऊपर भी स्क्वायर और यहाँ पे 1। ये 4 का स्क्वायर आपके पास आएगा 4 × 4 = 16। ठीक है, ये 16 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे जो 4 आ रहा है ना, यहाँ 4 नहीं आएगा, 16 आएगा, ऐसा ही है ना। R की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो तो मैंने लगा दी। अच्छा नहीं देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। सही है, ये थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया। एक सेकेंड बेटा, रिवाइंड करते हैं। हमने वैल्यू लगाई, हमारे पास क्या आ गया, V²/R²। यहाँ पे एक R है, इस R से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा H इज इक्वल्स टू V²/R × T। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ को पुट करें। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया था, असल में एक स्टेप मिस हो गया ना इसमें, इस वजह से।
आपने वैल्यूज़ पुट करी, एच की 100, आर की 4 ही रहेगी, सही है। वी स्क्वायर इंटू 1, 4 इधर चले गए, हो जाएगा 400। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। हमें वोल्टेज की सिर्फ वी की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग। यहाँ पे भी इस स्क्वायर से ये कैंसिल, ठीक है। तो वी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट करना 400, ये किसके इक्वल होता है, वी इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट के, क्योंकि 400 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 20 का स्क्वायर। इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 20 वोल्ट, ठीक है। अगला है कि एक स्क्वायर लूप है 2 सेंटीमीटर की, जो 2 एम्पेयर का करंट लेके जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड है 7, एंगल भी दिया हुआ है। भाई बहुत आसान फार्मूला लगेगा इसके अंदर, टॉर्क इज इक्वल्स टू बीना कॉस वाला, ठीक है। नहीं सॉरी, बल्कि इसके अंदर वो लगेगा, फोर्स इंटू बिल साइन थीटा। अरे कौन सा वाला रीड किया है मैंने, एक सेकेंड रुके, शायद मैंने रीड गलत न्यूमेरिकल कर दिया है। हाँ, हमने 32 वाला स्किप कर दिया न्यूमेरिकल। ओके, मैंने 33 का डाटा पढ़ दिया था। अच्छा भाई, इसमें देखो 32 में क्या है, 4 एम्पेयर का करंट है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 30 आपके पास आ गया है एंगल 0.8 टेस्ला, और फोर्स निकालना है इसके अंदर जो है वो आपके पास वो वाला लगता है, बिल साइन थीटा वाला फार्मूला लगता है। और जो 33 है ना, इसके अंदर बीना कॉस थीटा वाला लगेगा, मैंने इसको ऐसे याद करा हुआ था, ठीक है। अच्छा भाई, हमने लगाया इसके अंदर फार्मूला एफ इज इक्वल्स टू बिल साइन थीटा। बी की भी वैल्यू हमारे पास थी, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी थी, 0.8, एक सेकेंड, 0.8 थी, ठीक है। अच्छा भाई, लेंथ भी आपके पास आपको आता है 0.15 सेंटीमीटर थी, इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप मीटर्स में, ठीक है। एंगल भी था 30 डिग्री। फोर्स आपको निकालनी थी, आपने सबकी वैल्यूज़ को पुट किया, कैलकुलेटर में डाला, आंसर आ गया 0.24 न्यूटन। अगला देख लेते, डाटा तो पढ़ लिया था, अगेन पढ़ लेते हैं। स्क्वायर लूप है 2 सेंटीमीटर की, 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है, 0.7 टेस्ला है, 30 एंगल है, आपको टॉर्क मालूम करना है। ये इसके अंदर कौन सा फार्मूला लगेगा, टॉर्क बीना वाला, ठीक है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास बेटा, देखो हमारे पास मैंने आपको बताया कौन सा फार्मूला लगेगा, टॉर्क बीना वाला, ठीक है, बीना कॉस वाला, ठीक है, कॉस थीटा वाला। यहाँ पे आगे कॉस थीटा भी आता है। आपके पास बी की भी वैल्यू है, गेरी आई की भी वैल्यू है, एन की भी वैल्यू है, ठीक है। ए की वैल्यू नहीं है, ए है एरिया। अब एरिया कैसे निकलेगा, और थीटा की भी वैल्यू है। ए निकालने का तरीक़ेकार ये है कि इन्होंने आपको जो लेंथ दी हुई है ना, इसी से आप निकालेंगे। पहले तो लेंथ को सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर लें मीटर में, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला होता है कि एल स्क्वायर, मतलब लेंथ को लेंथ से ही मल्टीप्लाई कर दे, 0.02 को उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो आंसर क्या आ गया, एरिया। फार्मूला में सारी वैल्यूज़ को पुट करें, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 4.8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। दो न्यूमेरिकल्स रह गए, उनको सॉल्व करते हैं। 34 देखें, एक ट्रांसफार्मर है जिसको 220 वोल्टेज सप्लाई जो है उसको 12 वोल्टेज सप्लाई में कन्वर्ट करना है। 2200 टर्न्स जो है, मतलब आपका नंबर ऑफ़ टर्न्स दी हुए हैं, आपको सेकेंडरी कोयल्स के नंबर ऑफ़ टर्न्स बताने हैं। आपने लिखा कि वीपी प्राइमरी का वोल्टेज कितना है, 220, सेकेंडरी का कितना है, 12, और आपको किसका निकालना है, नंबर ऑफ़ वो टर्न्स निकालना है आपने सेकेंडरी के। बेटा सबसे पहले तो ये आपके पास फार्मूला है, आपने निकालना है एन एस, तो एन पी को इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये आपके पास नया फार्मूला बन जाएगा, एन एस इज इक्वल्स टू वी एस अपॉन वी पी इंटू एन पी। इनमें वैल्यूज़ डालो, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 2 6 12 और ये 11। अब आप इसको 6/11 मल्टीप्लाई बाय 220 को कैलकुलेटर में डालेंगे, आंसर आ जाएगा 120 वोल्ट्स, ठीक है। आखिरी देखें, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड सिलेंड्रिकल होता है आपके पास, इसके अंदर से करंट दौड़ रहेगा। ये एक सोलेनॉइड है, इसके गिर्द ये वायर लटकी हुई कह रही हूँ, कॉइल हुई है भाई, इसमें से जो है वो करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा भाई, कितने टाइमिंग से कि 150 एम्पेयर जो है पर सेकंड जो है ना वो फ्लो हो जाएगा, सही है। आपके पास दो कॉइल के दरमियान जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो कितनी, 5.5 इंटू 10⁻⁻5 हर्ट्ज़। आपने ईएमएफ निकालना है, पहले डाटा बना लें, ठीक है। करंट अपॉन टाइम जो है वो आपके पास कितना है, 150 एम्पेयर पर सेकेंड। म्यूचुअल इंडक्शन भी है, सेकेंडरी के आपने वोल्टेज निकालने हैं। ये आपके पास फार्मूला है, माइनस एम की वैल्यू पुट करें, करंट की करें, आंसर आ जाएगा -8.25 इंटू 10⁻³ वोल्ट। नहीं देखें लेंदी ज़रूर था
मगर था इम्पोर्टेंट। जो इसकी तैयारी कर लेगा पेपर उसका पास है। पास ऐसा पास नहीं है कि BC ग्रेड वाला, बेटा A+ और A ग्रेड लेके आप पास होंगे अगर आप वाकई बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो A+ तो तब आएगा जब आपकी तैयारी ना बिल्कुल बहुत औसम हो, बहुत ज़बरदस्त हो। ठीक है, इसकी तैयारी करें। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ आया है, कोई मसला है तो मुझे बताएं, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वाले जो प्रिपरेशन पेपर के न्यूमेरिकल्स है उसकी सीरीज़ कंप्लीट हुई एज़ पर प्रॉमिस। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।